प्रकृति इज आवर रियल मदर। कुदरत की चुनौतियों से तो संपूर्ण जीव जगत वाकिफ है। ये अपने तरीके से हमें ढालती है और हमारा अस्तित्व बनाती है। हम प्रकृति से जितना समन्वय बनाकर रहेंगे उतना बेहतर और ज़्यादा जी पाएंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी तितली के अस्तित्व के विषय में बताऊंगी जो हमेशा से रेयर और इल्यूसिव रही है। इल्यूसिव यानी मायावी। ये शब्द इस बटरफ्लाई पर काफी सूट करता है। मैं बात कर रही हूँ द ब्रिटेन ब्लू बटरफ्लाई और द लार्ज ब्लू बटरफ्लाई के बारे में, जिसे इस प्रकृति का रॉयल ब्लू मिला हुआ है। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही मेहनत और कठिनाइयाँ प्रकृति को इसे सुरक्षित रखने में भी हुई हैं। यहाँ तक कि मानव जाति को भी इसके अस्तित्व को बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल नेचर तैयार करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको इस रॉयल बटरफ्लाई के अस्तित्व के ज्ञान की मक्खन से उड़ान पर ले चलती हूँ। लार्ज ब्लू और ब्रिटेन ब्लू बटरफ्लाई ये पैंगेरस एरिसन स्पीसीज की हैं, जो देखने में शाइनी ब्लैक बॉर्डर और कुछ काले छींटों के साथ रॉयल ब्लू कलर लिए हैं। इनका नाम लार्ज ब्लू इनके आकार के कारण नहीं, क्योंकि ये केवल 2 इंच तक ही बढ़ पाती हैं। लेकिन हाँ, ये अपनी फैमिली में सबसे बड़ी तितली होती है। ये भोजन के तौर पर थाइम और ऑर्गेनो के पौधे खाना पसंद करती हैं। पहली बार इन्हें ब्रिटेन में 1758 में देखा गया था। कुछ समय तक तो इस प्रजाति का विकास ब्रिटेन सहित यूरोप के और भी भागों में हुआ, लेकिन 1979 तक आते आते ये प्रजाति लुप्त भी होने लगी। इसका एक कारण इनका जीवन चक्र भी है, जो सभी अन्य तितलियों की तरह 4 चरण में ही होता है, लेकिन कुछ खास तरीके से। जब इन्हें अंडे देने होते हैं तब इनका चयन थाइम के पौधे और मैरिकमा सेबेल्यूटी नामक चींटियों का इलाका होता है, जो इनके जीवन चक्र का पहला पड़ाव होता है। क्योंकि अंडा फूटने के बाद जो कैटरपिलर बाहर आता है उसका प्यूपा बनने तक के सफर में 8 से 9 महीने तक का समय लगता है। तब तक इस आधे इंच के कैटरपिलर को जीने के लिए इस इलाके की लाल चींटियों पर ही निर्भर रहना होता है। कैटरपिलर जब अंडे से बाहर आता है तब कुछ समय तक ये थाइम के पौधे को खाकर जीवित रहता है और फिर जमीन पर गिर आता है। ये समय इन नए कैटरपिलर्स के लिए काफी मुश्किल होना चाहिए, लेकिन कुदरत ने सबके जीने का इंतजाम किया हुआ है। इन्हें कुछ लाल चींटियां, जिन्हें मैरिकमा सेबेल्यूटी कहते हैं, वे इन्हें गोद ले लेती हैं, क्योंकि ये कैटरपिलर्स भी रानी चींटी के लार्वों जैसे मिमिक्री और साउंड करते हैं, और खुशबू भी लगभग वैसी ही होती है। हालांकि ये साइज में चींटी के लार्वों से थोड़े बड़े और रंग में भी थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इन कैटरपिलर्स को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि चींटियां थोड़ी सी भी भनक लगने पर उनकी जान ले सकती हैं। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि चींटियों के घोंसले में रहने के बावजूद क्वीन एंट भी इन्हें नहीं पहचान पाती। वे भी इन्हें अपने बच्चे की तरह ही पलने देती हैं। इनकी शानदार मिमिक्री की कला से चींटियां इन्हें प्यार से पालती हैं, इनकी सफाई करती हैं, जबकि विडंबना ये है कि ये तितली के लार्वों को ही खाने लगते हैं। जब तक वे ये प्यूपा में नहीं बदल जाते तब तक ये चींटी और तितली का स्पेशल रिश्ता यूं ही चलता रहता है। प्यूपा में बनने के बाद ये कुछ समय तक क्रिस्टल के रूप में बने रहते हैं,
जब ये क्रिस्टल टूटता है तो उससे बाहर आती है एक नई लार्ज ब्लू बटरफ्लाई। इनका ये जीवन चक्र तब और कठिन हो जाता है जब इन लाल चींटियों के घोंसले में कोई नर वास्प घुस आता है, जो इन चींटियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इनका शिकार होता है लार्ज ब्लू कैटरपिलर। ये वास्प एक दुर्गंध रिलीज करता है जिससे ज्यादातर चींटियां आपस में ही झगड़ने लगती है। इसी समय का फायदा उठाकर वो वास्प लार्ज ब्लू कैटरपिलर में अपने अंडे को इंजेक्ट कर देता है और घोंसले से बाहर चला जाता है। इसके जाने के बाद तो सभी चींटियां अलर्ट हो जाती हैं, लेकिन वो कैटरपिलर जो इंजेक्ट हो चुका है, जब वो प्यूपा में बदलता है और उसके बाद वो टूटता है तो उससे कोई बटरफ्लाई नहीं बल्कि एक वास्प का जन्म होता है। और जो कैटरपिलर्स बच गए उनसे बाहर आती है एक रॉयल ब्लू बटरफ्लाई, जिसका जीवन काल केवल 1 से 2 हफ्ते तक का ही होता है। फ्रेंड्स, आपको इस लाइफ साइकिल में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।